हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज है हम लोगों का लेक्चर 2 का डेट। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों क्या कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे थे पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे कि कहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था एंड अब हम लोग कहाँ से आगे कवर करने वाले। तो टोटल हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कवर किया। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि सर जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल था वो हमें बहुत इजी लगा, आपके क्वेश्चन का लेवल, तो क्या ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है? तो दोस्तों, पहला कल का जो क्लास था आपका फर्स्ट क्लास था। यह अभी चैप्टर तीनों ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कल के भी वीडियो में बोला था कि इसके कुछ न्यूमेरिकल जो यूनिट 1 से हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल जो आपके यूनिट 3 में है एंड यूनिट 4 में रह गए, उससे आपका क्वेश्चन कराना बाकी है। तो आप लोग इसे यह मत समझिए कि यह चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दे। इवन डैट मैं आपको यूनिट वाइज भी जल्दी एक नेक्स्ट क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा अलग टाइम पे। देन वहाँ से हम लोग यूनिट वाइज भी कवर करेंगे। एंड जो प्रश्न आपको ईजी लग रहा था ना, जैसे कुछ प्रश्न मैंने इस टाइप का लिया था जैसे कि फार्मूला बेस्ड था, ओनली फार्मूला पूछा गया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एली के एग्जाम में आपसे फिजिक्स से न्यूमेरिकल रहते हैं। देन आपको न्यूमेरिकल को करने के लिए उस एमसीक्यू का फार्मूला पता होना चाहिए एंड उस फार्मूला से रिलेटेड उसका यूनिट एंड डायमेंशन। देन तब आप लोग क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो कल हम लोगों का पहला लेक्चर था, इसलिए मैंने कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया था ओनली, जहाँ पे फार्मूला था। देन उस फार्मूला से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम लोगों ने टारगेट किया था यूनिट 1 से यूनिट 5। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 किया, यूनिट 2 को कंप्लीट किया, यूनिट 3 कर लिया। तो आज हम लोग करेंगे यूनिट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। तो यह क्लास 11th का चैप्टर लिया गया, ठीक है। तो इसके अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एंड देन यूनिट 1 to 5 जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको कराएंगे। एंड अभी भी आपको एग्ज़ाम का लेवल के रिगार्डिंग आपको डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारा 2025 वाला वीडियो को जाकर देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने PYQ को भी किया था एंड हम लोगों ने क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया था। एंड काफ़ी बच्चे कमेंट भी किए थे उन्होंने कितने प्रश्न को बना के आया एंड उसका कितना रैंक आया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने यूनिट नंबर 4 पे एंड वहाँ से हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आई होप आपके सामने एक यूनिट नंबर 4 से आपका क्वेश्चन यहाँ पे विजुअल होगा आपके स्क्रीन पे। एक बार अगर ये वीडियो आपको क्लियरली दिख रहा है तो आप लोग लाइक करके थम्स अप जरूर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यूनिट 4 है हमारा फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, बोले तो बल और गति के नियम। तो पहला प्रश्न है, देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ। काफ़ी इजी प्रश्न है, बट ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इसके आगे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तभी आपको पैनिक नहीं होना है कि आपका क्वेश्चन लेवल मैच करेगा कि नहीं। एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है दोस्तों। जस्ट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की हो जाएगी कि आप लोग इजीली एग्ज़ाम दे के अच्छे वे में आएंगे। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को बताता है? तो फर्स्ट लॉ था वो इनर्शिया रिलेटेड था। आप लोग ये काफ़ी अच्छा से जानेंगे, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमारी ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इम्पल्स है। क्या कर रहा है, इम्पल्स मैथमेटिकली इक्वल टू द चेंज इन, मतलब इम्पल्स क्या है, मतलब किसमें परिवर्तन को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। एंड इम्पल्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके एग्जाम में देता है कि फोर्स इतना है एंड इतना समय तक लगा, देन आपका इम्पल्स हमारा क्या रहने वाला है। तो इम्पल्स बराबर हमारा फोर्स इंटू टाइम रहता है। मतलब क्या है ना, कुछ एक समय अंतराल के लिए एकदम अचानक से चेंज होगा। मतलब अभी आप बैठे हो, कोई आया आपको एक तमाचा मार दिया, तो जस्ट जो जनरेट हुआ ना वो आपका इम्पल्स है, बोले तो संवेग है। मतलब एक छोटे से समय के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, तो यही एक तरीके से, इस तरीके से आप इम्पल्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33, कह रहा है रॉकेट प्रपोर्शनल वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन हो, मतलब रॉकेट प्रणोद किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है? द्रव्यमान के, ऊर्जा के, रेखीय संवेग के, या फिर कोणीय संवेग का? तो जो हमारा रॉकेट होता है ना वो रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत पे हमारा कार्य करता है। आप लोग नौमा में पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या देते थे, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण में भी किसका संवेग संरक्षण, रेखीय या फिर कोणीय? तो रेखीय। कैसे रेखीय होता है, जरा इस बात को समझिए। जब हमारा रॉकेट ऊपर जाता है तो ठीक इसके नीचे देखिए, इधर से हमारा क्या होता है, गैसेस बर्न होता है एंड नीचे फोर्स को थ्रस्ट करके ये ऊपर की ओर लिफ्ट होता है। यानी क्या हो रहा है, हमारा रेखीय संवेग हो रहा है, रेखीय हो रहा है, कोणीय नहीं हो रहा है। सेम यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए, पीछे की ओर निकलने वाली गैसेस संवेग को
संरक्षित करने के लिए रॉकेट को आगे भेजती है। मतलब जो नीचे गैस मिल रहा है इसी को पुश कर करके यह रॉकेट हमारा ऊपर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिया गया। प्रश्न नंबर 34 में आपका क्या करा, आई होप आपको प्रश्न क्लियरली विजुअल होंगे। कह रहा है दी सेंट्रीपिटल फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर अ मास एम मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस आर विथ द वेलोसिटी v। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ दिया गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में भी वेग से घूमने वाले एम द्रव्यमान के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा। तो अभिकेंद्र बल का सिंपल फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बटा आर। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न घुमाते हैं मैं जरा आपको ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो सेंट्रीपिटल वाला है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमारा फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, जैसे एम भी स्क्वायर बटा आर है तो एम क्या है आपका मास हो जाता है, भी बोले तो हमारा वेलोसिटी हो गया, हमारा आर बोले तो रेडियस हो गया। अब जरा हम यहाँ पे जो की पॉइंट आपके लिए मैं लिखा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि हम लोग एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, हम लोग उसके मास को इंक्रीज कर दे रहे हैं, देन इसका फोर्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में एंड इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ये फार्मूला बताया, देन आप क्या बोलेंगे, क्या इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि मान लीजिए हम लोग रेडियस को आधा कर दिए या फिर रेडियस को 2 गुना कर दिए, देन हमारे इस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो यह पता होने के लिए आपको फार्मूला पता होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप के प्रश्न है न्यूमेरिकल को करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़िएगा जरूर, इसलिए मैंने कहीं कहीं पे ओनली फार्मूला को इंक्लूड किया हूँ। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए हम रेडियस को डबल कर दें या फिर रेडियस को हाफ कर दिए, देन हमारे फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर हम लोगों ने वेलोसिटी को 4 गुना बढ़ा दिया, देन हमारे फोर्स में क्या अंतर आएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसे आप लोग कवर करना। कौन किसके प्रोपोर्शनल आप लोग समझ गए। यदि एम के प्रोपोर्शनल है भी के प्रोपोर्शनल, तो जैसे एम बढ़ेगा वैसे भी बढ़ेगा। यदि आर बढ़ा, रेडियस बढ़ा, तो धीरे धीरे ये कमने लगेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डायरेक्ट ये नहीं समझ लेना कि क्वेश्चन हमारा ईजी है, क्वेश्चन हमारा टफ है, डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है विच फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स। मतलब कौन सा घर्षण एक संवेग समायोजी। सिंपल वे में समझिए, ज़्यादा हिंदी टफ हो जा रहा होगा। विच फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्ट फोर्स, मतलब कौन सा ऐसा फ्रिक्शन है जो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो होता है। स्टैटिक्स फ्रिक्शन या फिर कैनेमेटिक्स फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरी वाला क्लास, यदि आप चाहते हैं मैं आपको थ्योरी भी मॉर्निंग के क्लास में कंप्लीट कराऊंगा एंड जल्दी वो भी क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि सेल्फ एडजस्ट मतलब कि आपको मान लीजिए ये बॉक्स है, हम इसको धक्का दे रहे हैं, तो ये अपने आप को रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स जनरेट करेगा ना भैया, कोई ना कोई तो फ्रिक्शन काम करेगा ना, उसको ही बोलते हैं हम लोग स्टैटिक्स फ्रिक्शन। स्टैटिक्स फ्रिक्शन क्या है ना, मतलब कि बॉडी आपका यहाँ पे रेस्ट में पड़ा हुआ, आप इसको धक्का दे रहे हैं फिर भी ये अपने आप को रोक के रखा नहीं, तो और ज़्यादा दम लगाएगा तब भी हम यहाँ से मूव करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने आप को रोक के रखा है। डैट मीन्स वो स्टैटिक्स फ्रिक्शन के कारण ही अपने आप को एडजस्ट करके रखा है। ये सरक नहीं रहा है, गिर नहीं रहा, गुरुक नहीं रहा है, मतलब गिर नहीं जा रहा। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ढलान पे यहाँ पे एक गेंद रुक गया या फिर कोई चीज़ एक रुका हुआ है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करके रखा है कि यहाँ से गिरे नहीं। तो ये कैसे एडजस्ट किया, तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन के मतलब स्थैतिक घर्षण के कारण ही यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक्स फ्रिक्शन हो जाएगा। यहाँ से भी न्यूमेरिकल रहते हैं फ्रिक्शन से, जो कि न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा एक बार में कंप्लीट। फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, फिर भी मैं बाद में इस टोटल चैप्टर का फार्मूला का समरी दूंगा, जैसे मैंने पिछली बार दिया था कि इस चैप्टर से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वैसे फार्मूला देने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को भी करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 आपका PYQ प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डन टू प्रोवाइड द नेसेसरी। सड़कों की बैंकिंग कहने का मतलब है ढलान प्रदान क्यों करते हैं। आप लोग गाड़ी चलाए होंगे, बहुत चलाते होंगे गाड़ी, तो देखिए होंगे टर्न पे क्या रहता है ना, एक तरीके से ऐसे मतलब क्या रहेगा, ढलान रहेगा, ऐसे उठा हुआ रहेगा। यहाँ पे थोड़ा वीडियो में ज़्यादा दिख रहा है फोटो में,
बस आप नोटिस किए होंगे हल्का सा ढलान रहता है। तो वो क्यों रहता है? तो वो इसलिए रहता है कि जब आप गाड़ी टर्न करें तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो, क्योंकि वो टर्न कर रहे राउंड ले रहे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स काम करेगा? तो वहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। बोले तो अभी केंद्र, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी है ना, ये केंद्र की ओर ऐसे टर्न ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। इसके लिए हम लोग टर्न देते हैं ताकि हमारा क्या रहे, ताकि हमारा एक्सीडेंट से बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ था एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। तो वो क्या बताता है कि एक्ट ऑन द सेम बॉडी, मतलब यह जो नियम लागू होता है, मान लीजिए यह बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो यह नियम जो लागू होता है क्रिया के प्रति प्रक्रिया, वो क्या एक ही बॉडी ए पे ही लागू होता है क्या? मतलब ए में ही लागू हो जाएगा, या फिर दो बॉडी चाहिए, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी चाहिए, या फिर कैंसिल ईच अदर आउट परफेक्टली ऑन अ सिंगल बॉडी चाहिए, या फिर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए यह जो हमारा लगता है ना, वो दो बॉडी पे लगता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आपको एक झापट कोई मारा, आप उसको अगला झापट दीजिए, तो क्या है, वो दो बॉडीज पे आपका काम कर रहा है, यानी डिफरेंट बॉडीज पे वो आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्यूडो फोर्स से लिया गया। देखिए स्यूडो फोर्स मतलब एक तरीके से काल्पनिक बल आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम, मतलब ये किस टाइप के रेफरेंस फ्रेम में हमें मिलता है? तो ये जब आप लोग जड़त्व पढ़े होंगे ना, जड़त्व, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप गाड़ी में बैठे होंगे या फिर ट्रेन में बैठे होंगे, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ता है आप क्या महसूस करिए कि आप महसूस कीजिएगा कि भैया आप थोड़ा सा पीछे चले गए। तो वो कब हम लोग पढ़े थे? तो जड़त्व वाला में पढ़े थे। तो नन इर्स मतलब क्या था, गैर जड़त्वीय त्वरण वाला में हम लोग देखे थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नन इनर्शियल फ्रेम में। स्यूडो फोर्स मतलब बेसिकली आप एग्जांपल में समझिए कि यह एक तरीके का कौन सा बल है? काल्पनिक बल है। जैसे आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी आप अचानक स्टार्ट किए, तो गाड़ी आप अचानक में तेज़ी से गया, तो क्या होगा, आप हल्का सा पीछे की ओर महसूस कीजिएगा। देन ये स्यूडो फोर्स के कारण होता है। एंड ये कब होता है? तो ये जब हम लोग त्वरित वे में रहते हैं, मतलब रुका हुआ है तब नहीं, जैसे ही त्वरण में आएंगे ना, तब हम लोगों को यह दिखेगा त्वरित वे में, ठीक है। ये नहीं कि गाड़ी रुका हुआ है तब कुछ नहीं दिखेगा, जैसे ही आप बढ़िएगा तब ये आपको दिखेगा, यानी त्वरित में जब जाइएगा, एक्सेलरेट कीजिएगा, अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कीजिएगा, देन आपको स्यूडो फोर्स महसूस होगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी रोक के बैठल है देन आपको महसूस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब आप चलाइएगा तब महसूस होगा। यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा है। त्वरित फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपका कह रहा है दी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे करते हैं? यू के इज ऑलवेज। कहने का मतलब है गतिज घर्षण गुणांक यू के हमेशा होता है। तो जो गतिज घर्षण गुणांक है दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन आपका रुका हुआ वाला, एक रहता है जब गाड़ी आपका मतलब गाड़ी या फिर कोई भी वस्तु मूव कर रहा है देन वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब चल रहा है, काइनेटिक मतलब वो गतिज में है, तो गति के समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वह जो फ्रिक्शन होता है वह है ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, या फिर लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर जीरो। तब आप लोग यहाँ पे एक अच्छा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए दोस्तों। यदि कोई भी वस्तु यहाँ पे ऐसे रुका हुआ है एंड आप इधर से इसको फोर्स मार रहे हैं, ठीक है, तब पता है इसको मूव करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ताकत लगता है। एंड सेम चीज़ यही वस्तु जब ये घूमने लगेगा ना दोस्तों, देन इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कम ताकत लगेगा। इमेजिन कीजिए कि आप साइकिल को चला रहे हैं, फर्स्ट पैडल मारने में आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने विरामावस्था में थे, स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे काम कर रहा था, आपने बॉडी को मूवमेंट मिला। जैसे ही एक पैडल मार लीजिएगा, साइकिल थोड़ा मूवमेंट में आएगा, देन देखिएगा अब आपको पैर पे पहले से थोड़ा सा कम बल का अनुभव हो रहा है। देन क्या है ना कि आपका स्टैटिक्स फ्रिक्शन जो है वो क्या है, कम है, मतलब स्टैटिक्स फ्रिक्शन जो है दोस्तों वो लेस देन द हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब कह रहा है देखिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज हमेशा कम होता है, किससे? तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन से। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं,
जब मूव कर रहे होंगे तो वो हमारा हमेशा कम होगा एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में बोला था काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन द, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउट में नहीं आना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन PYQ का है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं एंड थ्योरी भी बनते हैं, जो कि हम लोग दोनों को कवर करेंगे। इसे आप लोग पढ़ सकते हो। वस्तु को गति में रखने के लिए उसे शुरू करने की तुलना में कम बल लगती है। जैसे आपको साइकिल चलाने के लिए जब साइकिल चलने लगेगा तो कम ताकत लगेगा, लेकिन जब आप पहला पैडल मारिएगा तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन का, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपका क्या कह रहा है। दी स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, मतलब प्रकृति में सबसे मजबूत मूलभूत बल कौन सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स को, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो क्वेश्चन नंबर डी का मतलब क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो बहुत 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 स्ट्रांग होता है। इसको तोड़ने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोगों का परमाणु बम में होता है कि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करा रहे हैं, फिजन करा रहे हैं, देन वहाँ पे इसी को बम्बार्डमेंट करते हैं एंड हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है और पूरा दुनिया को तबाह कर देता है। जो अभी देख रहे होंगे ना कि आजकल न्यूक्लियर का होर लगा हुआ है, तो यही होता है। एंड इसे ब्रेक करना, इसे तोड़ना मतलब बोले तो बहुत 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 एनर्जी लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट बॉन्ड होता है अपने नेचर में, बोले तो हमारे प्रकृति में हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, जो काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छे से बंध बनाए बैठे रहते हैं मजा में अंदर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बाहर में चक्कर लगाता है। यही केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि नाभिक में कौन सा रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। और भी डीप चलेंगे हम लोग, केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 में क्या है, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। क्लास 11th में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। कह रहा है पहला प्रश्न, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ। कहने का मतलब एक बंद पाथ में एक संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो मान लीजिए एक तरीके से आपका बंद पाथ है, तो उसमें आप कितना भी कार्य कीजिए, वो किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, वो क्लोज पाथ है। एंड जो हमारा बल जो रहता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संरक्षित बलों के लिए कार्य केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है कि आपने कितना मूवमेंट किया। वो जो देखेंगे ना, कूली बस्ता उड़ा के एक ही जगह खड़ा है, देन वहाँ पे कोई वर्क नहीं होता। यह भी हमारा क्लोज पाथ है, मतलब ये यही है, प्रारंभिक भी यही है, अंतिम भी यही है। देन हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो क्लोज पाथ है। देन हमारा यहाँ पे वर्क डन हमारा जीरो रहने वाला है। जब आप 10th का एग्जाम दीजिएगा, देन क्वेश्चन रहेगा एक पुली यहाँ पे खड़ा है, देन आप इसका किया गया कार्य क्या होगा। लेकिन आपसे कैसे पूछेगा एली के एग्जाम में, कि बोल देगा क्लोज पाथ है, कंजर्वेटिव है, देन क्या होगा, तो तब भी हमारा जीरो होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम, मतलब काइनेटिक एनर्जी के में एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़े हैं, के ई बराबर हमारा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जरा सा कुछ नहीं किया, वो लोग क्या किया है, इस जो हमारा भी है ना, इसमें कुछ नहीं, मान लीजिए इधर भी हम लोग क्या करें, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे। अब मान लीजिए यहाँ है ना, इसको हम करते हैं ऊपर भी m से मल्टीप्लाई, नीचे भी m से मल्टीप्लाई, देन यह वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, यह मोमेंटम बन जाएगा। एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। एंड नीचे हमारा m था, सो m हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा पी स्क्वायर बाई 2m। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है काइनेटिक एनर्जी वाला से, मान लीजिए वेलोसिटी को हम लोग डबल कर दिए, या फिर हम लोग मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं, देन हमारा काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मोमेंटम को बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा बढ़ेगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि यह चीज़ हमने नहीं पढ़ाया। आगे भी इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। जस्ट मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ कि अगला दिन जैसे ही मैं यह क्वेश्चन बोलूँ, आप फट से कमेंट बॉक्स में उसे आप लोग पुट करें कि नहीं सर यह होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज इक्विवेलेंट टू। मतलब ये तो हम लोग जानते हैं कि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, तो एक वाट कितने के बराबर होता है।
तो 1 वाट बराबर हमारा हो जाएगा जूल पर सेकेंड। मान लीजिए यह भूल गए तो पावर बराबर क्या होता है हमारा वर्क बटा टाइम रहता है। पावर बराबर की होता है दोस्तों, तो वर्क बटा टाइम होता है। वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किया गया कार्य को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो हो गया ना भैया जूल पर सेकेंड, यही जूल पर सेकेंड हमारा वाट आ गया। एंड यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आपके लिए कुछ मैंने यूनिट दिया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर एग्जाम में किसी का भी यूनिट पूछ दे तो या फिर उसका सिंबल दे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 है। 44 में आपका देखिए क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी से लिया गया। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। कह रहा है क्वेश्चन आपका, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, ठीक है। तो एक इलास्टिक कोलिजन हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंजर्व, मतलब बोले तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, देन हमें वहाँ पे क्या होगा। तो कोलिजन में आपका दो टाइप का हो जाएगा, इलास्टिक हो गया एक ही इलास्टिक हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया। इलास्टिक में कहने का मतलब क्या है, दोनों टकराया एंड टकरा के दोनों देखिए कैसे अलग अलग जा रहा है ना। एंड ये वाला में देखिए क्या है, एक ही साथ चिपक के एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो दो तरीके हमारा कोलिजन हुआ। जब भी आपका इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना, देन उसका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगा, दोनों का दोनों दोस्तों हमारा क्या रह जाने वाला है, तो वो दोनों का दोनों कंजर्व रहने वाला, बोले तो संरक्षित हो जाएगा, मतलब इधर उधर हमारा कहीं नहीं जाएगा, वो हमारा परफेक्टली कंजर्व हो जाएगा। यदि फुल्ली इलास्टिक हमारा प्रत्यास्थ मतलब फुल्ली इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 में आपसे बोला गया है, दी कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन ई फॉर द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब आपका इन इलास्टिक कोलिजन होगा देन हमारा वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिसिस्टुएशन क्या होगा, तो देन वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिसिस्टुएशन हम लोगों का जीरो हो जाए। क्यों जीरो हो जाएगा, तो आप लोग पढ़िएगा, जब भी एक पिंड रहेगा ना, जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं इसलिए वो अलग होने के सापेक्ष वेग शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर वाला फिगर देखिएगा, यह हमारे यहाँ पे आपको दो फिगर दिखाए थे, एक इलास्टिक कोलिजन वाला एक इन इलास्टिक कोलिजन वाला। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गया एंड भी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। देन वही चीज़ आपको वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। जब इलास्टिक होता है ना तो वो क्या रहता है, इसका संवेग और इसका वाला दोनों क्या रहता है, संरक्षित रह जाता है। लेकिन जब इन इलास्टिक होगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, देन इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिसिस्टुएशन जो क्या है ना वो आपका जीरो हो जाएगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। देखिए यही चीज़ लिखा है, इसलिए अलग होने का सापेक्ष वेग शून्य हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, जो जो मैंने फिगर आप लोग के लिए अटैच किया हूँ ना, एक बार उसको रीड कीजिएगा, एक बार उसे पढ़िएगा, इलास्टिक कोलिजन क्या है। फिर भी डाउट आता है कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पीडीएफ को लीजिए एंड रीड करना शुरू कीजिए। वनली वीडियो को सुनिए मत, लिखिए, पीडीएफ को लेकर पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। कह रहा है दी वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यही है, आप लेके इसको गोल 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 घुमा रहे हैं, तो बोल रहा है कि इसमें किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य फिर से जीरो हो जाए। क्यों जीरो होगा, तो किया गया कार्य बराबर हमारा होता है एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा फिर से हम लोगों का 90 डिग्री बनेगा। ध्यान देखिए ये हम लोगों का सेंटर है एंड देखिए ये जो काम कर रहे हैं ये सेंटर से घूम रहा है एंड इधर काम कर रहा है, तो बीच के कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना। बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। ऊपर वाला भी इमेज देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि बीच का एंगल कितना बन रहा है। बीच का देखिए ये सर्कुलर पाथ है तो ये गाड़ी इधर जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, बीच का हमारा कितना बना, बीच का 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंड कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान आप बोलिएगा कि जीरो ना होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य भी जीरो हो जाएगा भाइयों। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 में आपसे बोला गया दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कंप्रेस स्प्रिंग इज गिवन बाय, मतलब यहाँ पे देखिए मैं आपको फिगर में भी दिखा रहा हूँ, इधर आपका स्प्रिंग है, ठीक है। एंड इसमें जो एनर्जी स्टोर रहता है, जो हमारा एनर्जी स्प्रिंग है तो उसको खींचते हैं फिर लमड़ता है जबड़ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी स्टोर है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी स्टोर जो हमारा रहता है 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर रहता है। इससे न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बट इससे एक बार भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, बट स्प्रिंग दिया था तो इसलिए हम लोगों ने इसे कवर कर लिया, ठीक है।
अगला प्रश्न है 48 में कह रहा है 1 kWh इज़ द यूनिट ऑफ। 1 kW किसका यूनिट है? तो हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम लोग घर में विद्युत उपयोग करते हैं ना दोस्तों, तो उसका हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो वो किलो वाट में मेजर करते हैं, 1 kWh। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है 1 kW कितने के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। एंड 1 kW किसका यूनिट है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। एंड ये कितने के बराबर रहता है? तो ये दो पॉइंट को आप लोग याद जरूर रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे बोला गया द इक्विवेलेंस ऑफ अ मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय द आइंस्टीन इक्वेशन। मास और एनर्जी का आइंस्टीन जी क्या इक्वेशन दिए थे? तो बच्चा वाला क्वेश्चन है E = mc²। अब आप बोलेंगे आप यह क्वेश्चन हमसे क्यों करा रहे हैं, क्या यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा? तो एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब लेकिन हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, देन इस फॉर्मूला से देखिएगा कितना भिन्न भिन्न प्रकार का हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। देन अभी आपको पता होना चाहिए E = mc² होता है, सी का मान इतना होता है, एंड सी इज़ द लाइट ऑफ स्पीड है, इन वैक्यूम में एम बराबर हमारा मास होता है। जस्ट आप लोग यह याद कीजिए, ये नहीं कि यह क्वेश्चन देख के आप बोले कि क्वेश्चन का लेवल यह रहेगा। आपको यकीन मानिए क्वेश्चन का लेवल आपके एग्जाम के लेवल से काफ़ी अच्छा रखेंगे एंड आप एग्जाम में करके आएंगे। आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट का रिव्यू खुद जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंड उनका रैंक कार्ड भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इक्वल इन द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क एनर्जी जो हमारा थ्योरम है वो क्या दर्शाता है, वो क्या बोलता है कि जो किया गया कार्य रहेगा सभी फोर्स का वो किसके बराबर रहेगा? तो हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा हूँ एंड मैंने थोड़ा सा इसे डिफाइन किया है एंड फिगर से भी समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप आप लोग इसे ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। यदि किसी भी प्रकार के प्रश्न में यदि आपका डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोगों ने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक टोटल 50 MCQ को कवर किया। यदि इस 50 MCQ में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, DM कीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अभी यूनिट 1 से यूनिट 5 आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ चीज़ हमारे पेंडिंग रह गए। ये मत सोचिएगा अब यूनिट 5 हम लोग नहीं करेंगे 1 से लेकर 5 तक। इसमें हमारे कुछ न्यूमेरिकल बच गए जिसे हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एंड जो इसके बचे खुचे थोड़े बहुत MCQ रह गए सब्जेक्टिव वाले, वह जब हम लोगों ने इसका चैप्टर वाइज जब हम लोग करेंगे, यूनिट 1 का थ्योरी पढ़ेंगे पूरा, यूनिट 2 का पढ़ेंगे, यूनिट 3 का पढ़ेंगे, वो मैं जल्द ही आपका सुबह में क्लासेस स्टार्ट करूँगा। देन वहाँ पे बाकी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्लासेस चलेगा। लेक्चर आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो आपका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।